गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 11 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 5 व्यवसाय के नवीनतम रूप। जिससे पहले हम समझेंगे आज आउटसोर्सिंग सेवाओं के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था आउटसोर्सिंग सेवाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसकी प्रकृति क्या है, साथ ही साथ हमने उसका अर्थ और अवधारणाओं को भी समझा था कि ये बाह्य सूत्रीकरण आउटसोर्सिंग होता क्या है। इसके बारे में आज हम क्या करने वाले थे, अध्ययन किए थे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक मेन रहेगा आउटसोर्सिंग सेवाओं के प्रकार। साथ ही साथ आज हम जानेंगे स्मार्ट कार्ड एवं एटीएम कार्डों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आउटसोर्सिंग सेवाओं के प्रकार। ऐसे तो उनके प्रकार 10 रूप से है, लेकिन हम जो मुख्य रूप से समझने वाले हैं वो है आपका वित्तीय सेवा, विज्ञापन सेवा, कोरियर सेवा और ग्राहक समर्थन सेवा। ये मुख्य रूप से आज केवल 4 का ही हम क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए आउटसोर्सिंग सेवाओं के प्रकार में आधुनिक व्यावसायिक जगत में बड़े व्यावसायिक उद्यमों के साथ यह आम बात होती है कि वे अपनी वित्तीय विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार, साथ ही ग्राहक समर्थन तथा अन्य विभिन्न आवश्यक सेवाएं जैसे आपका उद्यम के बाहर के अन्य उद्यमों के माध्यम से प्राप्त करें। ठीक है, ऐसे तो आउटसोर्सिंग सेवाओं के प्रमुख प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से हम मुख्य रूप से 4 को समझेंगे ना। जिसमें से आपका पहला है वित्तीय सेवा, दूसरा आपका विज्ञापन सेवाएं हो गया, तीसरा कोरियर सेवा, चौथा ग्राहक समर्थन सेवा, पांचवा परिवहन सेवा, छठवां बीमा सेवाएं, सातवां बैंकिंग सेवाएं, आठवां स्वास्थ्य सेवाएं, नौवां लेखांकन सेवाएं और 10वां है आपका संचार सेवाएं आदि। तो देखिए सबसे रूप से सेवाओं में से प्रथम 4 का विवेचन आगे के पृष्ठों में किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मुख्य रूप से समझने वाले हैं वो है आपका पहला वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग। मतलब ये होता क्या है, चलिए आइए समझते हैं। तो बड़ी कंपनियों को कई वित्तीय सेवाओं के संगठन के बाहर के एजेंसियों से लेने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात आउटसोर्सिंग सेवाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास ऐसी सेवाओं को संपन्न करने के लिए अधोसंरचना तथा सामर्थ्य नहीं होती। तो वित्तीय सेवाओं में क्या क्या शामिल किए जाते हैं, तो प्रतिभूतियों का अभिगोपन हामीदारी। ठीक है, तो देखिए बहुत सी कंपनियां अपने अंशों के लिए नए निगमों को अभिगोपों से क्या करती है, अभिगोपित कर लेती है, और अभिगोपक कंपनी को इस बात की गारंटी देता है कि संपूर्ण निर्गम जनता को बेच दिए जाएंगे। यदि कुछ प्रतिभूतियां जनता द्वारा अभिदत्त नहीं हुई तो अभिगोपक उन्हें खरीद लेंगे। अभिगोपक अपनी ऐसी सेवाओं के लिए प्रति अंश की दर से कमीशन प्राप्त करते हैं, जो 2 से 5% तक हो सकता है। ठीक है, अब इसी में का आपका दूसरा हो गया मर्चेंट बैंकिंग। तो देखिए मर्चेंट बैंकिंग होता क्या है, तो मर्चेंट बैंकिंग में क्या होता है, इस बैंकर्स कंपनियों के पूंजी निर्गमों को क्या किया जाता है, प्रत्यायोजित किया करते हैं। और उसकी किस प्रकार से सहायता करते हैं, तो वो करते हैं कि प्रविरण तथा आवेदन पत्रों का मसौदा तैयार करना, कानूनों की औपचारिकताओं का पालन करना, प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमों का प्रबंध करना, सार्वजनिक निर्गमों का विज्ञापन, प्रतिभूतियों का प्राइवेट प्लेसमेंट, अंश आवेदन पत्रों तथा हस्तांतरणों का व्यवहार करने के लिए रजिस्ट्रार्स की नियुक्ति और स्टॉक ब्रोकरों का चयन और पब्लिसिटी आदि। ठीक है, अब इसी में का तीसरा है आपका वित्तीय सेवा के अंतर्गत ही अंशों का पंजीयन। तो देखिए अंशों का पंजीयन क्या है, तो विशिष्ट फर्में जिन्हें निर्गम रजिस्ट्रार के नाम से जाना जाता है, कंपनियों के अंश आवेदन पत्रों, अंश हस्तांतरणों का पंजीयन आदि कार्यों से करती है। और लास्ट है आपका निक्षेपधारी। तो ये विभिन्न कंपनियों के अंशधारियों के अंशों को क्या करती है, विभूतिकृत रूप में रखते हैं, मतलब पेपर विहीन रखते हैं। ये क्या हो गया आपका वित्तीय सेवा। अब चलिए दूसरी सेवाओं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आउटसोर्सिंग मतलब सेवाओं के प्रकार में दूसरा है आपका विज्ञापन सेवा। ठीक है, तो देखिए सभी व्यावसायिक फर्मों को अपनी वस्तु एवं सेवाओं को विज्ञापित करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है, जिसके लिए उन्हें विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। फिर इस नियत कार्य के लिए विज्ञापन एजेंसियों को आउटसोर्स कर सकती है। विज्ञापन एजेंसियां अपने ग्राहकों को विज्ञापन बजट, विज्ञापन प्रोग्राम तथा विज्ञापन सामग्री तैयार करने में मदद करती है। वे अपने ग्राहकों की विज्ञापन फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज तथा अन्य संवर्धक सामग्री भी तैयार करती है। वे अपने ग्राहकों को विज्ञापन माध्यमों जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, होल्डिंग आदि के चयन करने में भी मदद करता है। चलिए तीसरा प्रकार में चलते हैं हम, आपका क्या, कोरियर सेवा।
ऐसे हम कोरियर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग में कोरियर सेवा क्या होता है उसको देखते हैं। तो देखिए, कोरियर सेवा में पत्रों, दस्तावेजों तथा छोटे पार्सलों की एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर डिलीवरी क्या रहती है, अंतर्निहित है। वे कार्य निजी प्रचालकों द्वारा किया जाता है जो कोरियर्स या कोरियर कंपनियों के रूप में जाने जाते हैं। कोरियर सेवाएं निजी विशिष्ट लघु पोस्ट ऑफिस के रूप में कार्य करती हैं और पत्रों, दस्तावेजों व छोटे पार्सलों, पैकेटों को पाने तक पहुंचाने के लिए भेजने वाले से कमीशन चार्ज करती हैं तथा भेजने वाले को इन सामग्रियों को भेजने के लिए क्या करती है, रसीद देती है। इसलिए कोरियर सेवाएं व्यावसायिक उद्यमों के लिए आउटसोर्सिंग संसाधनों के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए लोकप्रियता क्यों बनी रहती है इसके लिए, तो कोरियर सेवा डाक सेवा की तुलना में अधिक क्या हो गया है, लोकप्रिय हो गया और साथ ही कार्य में कुशल भी है। कोरियर सेवा डाक सेवा की तुलना में क्या है, बहुत ही सस्ता होता है और कोरियर सेवा बिल्कुल क्या है, विश्वसनीय है। साथ ही साथ डाकघरों की तरह कोरियर कंपनियों में लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती हमें। कोरियर कंपनियां अपने नियमित ग्राहकों को अपने परिसरों से डिलीवरी के लिए पत्रों और पार्सलों को संग्रह करने की क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। तो ये क्या हो गया आपका तीसरा प्रकार में कोरियर सेवा। अब इसी में है आपका चौथा ग्राहक समर्थन सेवाएं। तो देखिए, ग्राहक एक बहुमूल्य आभूषण की तरह होता है जिसको किसी को भी न चुराने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। जैसे कस्टमर इज अ लाइक ए प्रेशियस ऑर्नामेंट विच शुड नॉट बी अलाउड टू बी स्टोन बाय एनीवन। ठीक है, अर्थात यह कथन यह कर सकते हैं कि ग्राहक संतुष्टि एवं प्रसन्नता व्यवसायिक के लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है कि यह केवल असंतुष्ट ग्राहक ही होता है जो किसी विक्रेता को पुनः ऑर्डर नहीं देता। वह उत्पाद के साथ किसी समस्या के कारण या उसकी शिकायतों के निराकरण, लापरवाही के कारण या विक्रय उपरांत सेवाओं की अपर्याप्तता के कारण क्या रहता है, असंतुष्ट हो सकता है। ठीक है, तो मतलब देखो, विक्रय उपरांत सेवा का शब्द का मतलब अर्थ क्या निकाल सकते हैं हम, तो ग्राहक के किसी समस्या का क्या करना, प्रत्युत्तर देना। समस्या वारंटी अवधि के दौरान उत्पाद की शिकायतों से संबंधित हो सकती है, उसके बाद भी स्पेयर पार्ट आदि के बारे में शिकायत हो सकती है। यह कार्यक्षम ग्राहक समर्थन सेवाओं के संगठन की अपेक्षा करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ग्राहक समर्थन सेवाएं। अब चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब देखते हैं ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटीएम। एटीएम आप सभी ने यूज़ किया होगा, साथ ही साथ उसको देखा भी होगा। तो चलिए आइए हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बता चुका है एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे ऑल टाइम मनी भी कहा जाता है। ठीक है, टेलर शब्द जो सामान्यतः क्लर्क या कैशियर से जो होता है, ठीक है, इसे इंगित करता है। क्योंकि हर एक आविष्कार जो होता है उसकी आवश्यकता उसकी जननी होती है। उसी तरह मतलब क्या एक कहावत है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो ये है उसकी आवश्यकता उसकी क्या होती है, जनक होती है। उसी तरह एटीएम की जरूरत पश्चिम देशों में तब पड़ी जब उन लोगों या वित्तीय संस्थाओं को कैश संबंधित काम निपटाने वाले कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने की मांग और वेल स्किल्ड लोगों की कमी के चलते संस्थाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था। वैसे ही एटीएम के बाद विभिन्न व्यवसायों में सेल्फ सर्विस की अवधारणा को बल मिला। साथ ही ग्राहक के लिए भी अब आदान प्रदान करना पहले से कहीं सुविधाजनक हो गया, क्योंकि उन्हें कैश निकालने के लिए किसी बाबू या कर्मचारी पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। साथ ही किसी तरह की कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ती है। चलिए तो आइए समझते हैं हम सबसे पहले एटीएम का आविष्कार कहाँ से हुआ था और कब हुआ था। तो देखिए, इसके आविष्कारक कौन थे, तो इसके आविष्कारक थे श्रेय लूथर जॉर्ज सिमियन। इस नाम को आप याद रखेंगे कि एटीएम के आविष्कारक कौन थे। तो एटीएम के आविष्कारक थे श्रेय लूथर जॉर्ज सिमियन नाम से एक अमेरिकी नागरिक हो जाता है। उन्होंने 1929 में एटीएम की अवधारणा वाली मशीन तैयार कर ली थी, जिनका नाम उन्होंने क्या रखा था, बैंक मेल्टिंग रखा था। लेकिन उनके काफ़ी प्रयासों के बाद भी कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था इसके इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उस समय में भी बैंक पैसे के लेन देन को काफ़ी संवेदनशील मामला मानते थे और ऐसे ही पैसे को किसी मशीन के भरोसे छोड़ने और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये एक बड़ा जोखिम या क्या था, लिहाजा कोई भी बैंक इसके इस्तेमाल को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद भी लूथर ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार इसके विकास में अपने ज़िंदगी के 21 साल लगातार खर्च किए, जिसके बाद उन्होंने जून 1960 में
इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया और फरवरी 1960 में उसे इसका पेटेंट भी मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसका आविष्कार हमने समझ लिया, एटीएम का आविष्कार। अब देखते हैं हम एटीएम का चलन। तो देखिए एटीएम का चलन तो लूथर ने इसी समय में न्यूयॉर्क के एक बैंक जिसे आज के सिटी बैंक के नाम से जाना जाता है को अपनी मशीन के प्रयोग के लिए राजी भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी यह उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई क्योंकि लोग उस समय किसी मशीन से कैश निकालने की जगह बैंक से ही पैसे निकालने में अधिक सहज महसूस करते थे। लेकिन थोड़े समय बाद जापान में जब क्रेडिट कार्ड प्रचलन में आया तो लोगों को अब ऐसी मशीन की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। तो जापान में 1966 में ऐसी एक मशीन लगाई गई जिसे कैश डिस्पेंसर के नाम से जाना गया और समय के साथ बहुत लोकप्रिय भी हो गया। और कुछ समय बाद यानी कि एक साल बाद भी लंदन ने एक बैंक ने ऐसी मशीन लगाने की घोषणा कर दी। कुछ समय बाद अन्य देशों ने भी धीरे धीरे एटीएम मशीन को लेकर जागरूकता और जानकारी बढ़ी और यह प्रचलन में आ गई। तो ये क्या समझा हमने, एटीएम का आविष्कार और एटीएम का चलन। अब हम देखते हैं इसी में उसका बदलाव। तो देखिए शुरुआती समय से लेकर अब तक एटीएम मशीन में तरह तरह के आपको बदलाव देखने को मिला भी होगा और आप बदलाव को देख चुके हैं। लेकिन समय के साथ साथ इसके सुरक्षा कारणों उपायों को भी काफ़ी काम किया है। शुरुआती दौर की मशीन के काम करने के तरीके को मैग्नेटिक स्ट्रिप जो कार्ड के पीछे काला वाला भाग होता है से बदल दिया गया और अब तो अधिक सुरक्षा के लिए चिप तकनीक वाले कार्ड भी आने लगे हैं। अब अगर आपके पास कोई वीज़ा या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एटीएम कार्ड है तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी से भी पैसा निकाल सकते हैं। ये क्या समझा हमने, एटीएम का आविष्कार, उसका चलन और अब बदलाव। अब आगे बढ़ते हैं, हम स्मार्ट कार्ड के बारे में समझते हैं। तो देखिए स्मार्ट कार्ड क्या है। तो एक स्मार्ट कार्ड वाला कार्ड क्या हो सकता है, चिप कार्ड, एकीकृत परिपथ कार्ड, किसी भी जेब के आकार का कार्ड है जिसमें एकीकृत सर्किट एम्बेडेड होता है। स्मार्ट कार्ड आमतौर पर तो प्लास्टिक के बने होते हैं जैसे क्लोराइड, लेकिन कभी कभी पॉलीथीन आधारित प्लास्टियर या पॉलीकार्बोनेट उपयोग होता है। अप्रैल 2009 के बाद से एक जापानी कंपनी ने पुनः प्रयोज्य वित्तीय स्मार्ट कार्ड से बने कार्ड का निर्माण किया है। स्मार्ट कार्ड या तो संपर्क या काउंटरलेंस स्मार्ट कार्ड हो सकता है। स्मार्ट कार्ड व्यक्तिगत पहचान प्रमाणीकरण, डेटा भंडारण तथा आवेदन प्रसंस्करण प्रदान भी कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड के लिए प्रमाणीकरण एकल साइन इन बड़े संगठनों के भीतर मजबूत सुरक्षा प्रदान कर सकता है। देखिए एटीएम का वित्तीय क्या हुआ है, तो स्मार्ट कार्ड क्रेडिट कार्ड या सेवा के रूप में एटीएम कार्ड, ईंधन कार्ड, मोबाइल फ़ोन के सिम, भुगतान टीवी, घरेलू उपयोगिता पूर्व भुगतान कार्ड, उच्च सुरक्षा वाले की पहचान, सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक फ़ोन भुगतान कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक पर्स को स्मार्ट कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड चिप फंड के साथ लोड किया जा सकता है। इसका उपयोग पार्किंग मीटर का भुगतान करने, वेंडिंग मशीनों या व्यापारियों के लिए किया जाता है। अब देखिए इसका सार्वजनिक परिवहन। तो स्मार्ट कार्ड एक एकीकृत टिंगिंग का उपयोग कई सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो स्मार्ट कार्ड कुछ स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को भी प्रदान की जा सकती है। अब देखिए इसका उपयोग, तो छात्र उपस्थिति को ट्रैक करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक पर्स के रूप में, कैंटीन में आइटम, वेंडिंग मशीन, कपड़े धोने की सुविधा के लिए, भुगतान करने के लिए आदि। अब ट्रेंडिंग और कैंडिंग में खानों की निगरानी में मदद करने के लिए, स्कूल के पुस्तकालय से रीड टैगिंग में अधिगम नियंत्रण, प्रतिबंधित भवनों में प्रवेश के लिए, सभी के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हेल्थ केयर। तो स्मार्ट कार्ड स्वास्थ्य सुरक्षा और मरीज की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, अब अन्य उपयोगों में क्या हो सकता है, तो रक्षा के क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड क्या होता है, एक सुरक्षा हेतु भी कार्य करता है। तो ये क्या हो गया, हमारा व्यवसाय के नवीनतम रूप का ये चैप्टर हमारा आज खत्म होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ई व्यवसाय क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आउटसोर्सिंग और एटीएम, इन सब के बारे में हमने क्या किया है, इसमें विधिवत अध्ययन किया है।